नमस्कार। बीए पार्ट 3 इंडियन म्यूज़िक। आज का हमारा टॉपिक शास्त्रीय संगीत में बंदिशों का महत्व एवं अच्छी बंदिशों की विशेषताएं, भाग 2। कल हमने बात की थी कि बंदिश क्या है और शास्त्रीय संगीत में बंदिश की क्या आवश्यकता है। इन दोनों पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे नवीन रचनाकार के क्या गुण हैं और अच्छी बंदिशों की क्या विशेषताएं हैं। नवीन रचनाकार में क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वह अच्छी बंदिश को बना सके और जो बंदिश अच्छी बनती है वह उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वह अच्छी लगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नवीन रचनाकार के गुण। नवीन रचनाकार के गुण का रचना करना स्वाभाविक प्रतिभा से ही संभव है, लेकिन रचनात्मक प्रतिभा के निरंतर अभ्यास द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है कि गीत रचना के संपूर्ण नियमों को शब्दों द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। वह रचनाकारों की प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, स्वभाव आदि पर निर्भर है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, जहाँ साहित्य का अंत होता है वहाँ संगीतकारों को योग्यतानुसार गायक, नायक, वाग्यकार कहा जाता था। गायक का मतलब है कि अपनी कल्पना द्वारा जो खुद रचना को गाते हैं वो गायक कहलाते हैं। नायक का मतलब ये है कि जो आपके गुरु से आप सीख रहे हैं, बंदिश रचना जो भी आप सीख रहे हैं उसे उसी प्रकार गाना नायकी कहलाता है। इसमें गायक व वाग्यकारों को रचना करने का अधिकार माना गया है। रचयिता के लिए संगीत शास्त्र व साहित्य शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। रचनाकारों को अनुभव, अभ्यास, योग्यता और प्रतिभा पर ही बंदिश की सारी सुंदरता और आकर्षण आधारित है। साथ ही साथ एकाग्र, सरल और दोषमुक्त होना भी आवश्यक है। एकाग्रता से रचना करने की स्वस्थ प्रेरणा, सरलता से स्वरों व शब्दों की मधुर कल्पना करना और राग दोष की हीनता से आम रचनाकारों की रचना और अपनी रचना के बीच न्याय दृष्टि रखने की प्रेरणा देती है। गीत रचना कर पाना प्रत्येक समय संभव नहीं हो पाता है। स्वाभाविक अंतरात्मा से रची हुई रचनाओं में भी मार्मिकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को संस्कार रूप में प्रकृति मिलती है, जिसे मनुष्य का स्वभाव कहा जा सकता है। मूल स्वभाव के अनुकूल रचना में ही रचनाकार की वास्तविक कलात्मकता मिलती है। इसलिए एक व्यक्ति एक ही कई प्रकार की रचनाओं का निर्णायक होता है। हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के अंदर जिस वक्त वह रचना कर रहा होता है उसके मन में किस तरह के भाव आते हैं, उस प्रकार जो रचना की जाती है वह एक ही रचना के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। और नवीन रचनाकारों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उनके पास अनुभव हो, अभ्यास हो, योग्यता हो और बंदिश को किस तरह सुंदर बनाया जाए और क्या स्वर प्रयोग में लिए जाएं, जिससे कि उस बंदिश की सुंदरता अधिक हो सके। अच्छी बंदिश की विशेषताएं जानने से पहले बंदिश किस प्रकार बनाई जाए और उसके लिए क्या क्या आवश्यक गुण होते हैं वह हम बता रहे हैं। बंदिश रचना में कुछ सहायक नियम हैं। इन्हें ध्यान में रखकर रचना करने से बंदिश में व्यवस्था, सुंदरता और आकर्षण की वृद्धि होती है। बंदिश के उपेक्षित गुणों में अभाव में वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है।
रागधारी संगीत के उद्देश्य को सफल बनाने में खरी नहीं उतर पाती है। अर्थात जब हम बंदिश की रचना करते हैं तो कुछ नियमों को ध्यान में रखकर हमें उसकी रचना करनी चाहिए। अगर हम रचना करते समय उन गुणों की याद नहीं रख सके कि रचना करने के लिए हमें क्या गुणों की आवश्यकता होती है, तो अगर वह गुण हमें याद नहीं रहते हैं तो हम अपने उद्देश्य से भटक हो जाते हैं और अच्छी बंदिश की रचना नहीं हो पाती है। इसलिए जो नियम बताए गए हैं वह हमेशा ध्यान में रखकर ही बंदिश की रचना करनी चाहिए। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, अच्छी बंदिशों की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला है हमारा, बंदिश की बनावट सुडौल होनी चाहिए। अर्थात जैसे सुडौल अंग का मनुष्य आकर्षक होता है, उसी प्रकार सुडौल अंग की बंदिश श्रेष्ठ रंजन कर सकती है। सुडौल से अभिप्राय शब्दों व स्वरों का संतुलन, प्रयोग सुनते समय बंदिश का कोई भी भाग अलग उभरा हुआ तथा चुभता हुआ प्रतीत न हो, संवर्ग या और सुगठित हो। जैसे शारीरिक सुडौलता के लिए प्रत्येक अंग में सहयोग आवश्यक है, इसी प्रकार रचना की सुडौलता के लिए प्रत्येक अंग, ताल, स्वर, लय, शब्द, राग इत्यादि का उचित प्रयोग आवश्यक है। बंदिश के आरोह, अवरोह, तान, मुर्की आदि में समुचित संतुलन होना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट है, गाए जाने वाले शब्दों में श्रेष्ठ गेयता हो। गेयता मतलब गाने की योग्यता। गेयता के कारण ही बंदिश श्रोताओं को अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि बंदिश में अंतर्भूत गेयत्व से उसे श्रोता गुनगुनाने का प्रयत्न करते हैं। गेय गुण से हीन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गीत भी गायन के लिए अनुपयुक्त ही होते हैं। वर्तमान काल में गेयत्व हीन गीत गाने जाने वाले की संख्या कम नहीं है। इसके कारण ही शास्त्रीय संगीत के गीतों के शब्द श्रोताओं को सहज आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात जब हम कोई रचना को गाते हैं तो उसमें गाने का गुण गायक में होना चाहिए। अगर वह बहुत अच्छे से गाता है, राग के सारे नियमों का पालन करता है, तो वह श्रोताओं को आकर्षित करता है और अपने गायन के साथ गुनगुनाने का मजबूर कर देता है श्रोताओं को कि वह उसमें लीन हो जाए। इसके अलावा अगर किसी गायक में गेयता वाला गुण नहीं है, तो चाहे वह कितनी अच्छी से अच्छी बंदिश हो, वो श्रोताओं को मुग्ध नहीं कर पाती है। थर्ड है हमारा, बंदिश में प्रयुक्त शब्द गेय होने के साथ साथ सरल व भाव व्यंजक भी होने चाहिए, जिससे उसके भावों में को सरलता से समझा जा सके व गंभीर होते हुए भी सरल व सहज हो, जिससे मार्मिक व साधारण श्रोता दोनों के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट हमारा है, बंदिश छंदोबद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिसमें लय का प्रवाह स्वाभाविक रूप से बना रहे। लयबद्धता श्रोताओं को लयाभ्यास करवाती है। ऐसी बंदिश को विद्यार्थी सहज ही सीख लेते हैं। अर्थात जो हमारी जो बंदिश है वह ताल में बंधी हुई होनी चाहिए। ताल में जो बंधी हुई बंदिश होती है वह जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि जब ताल सिखाई जाती है तो ताल सिखाने के बाद बंदिश सिखाई जाती है तो बच्चा ताल में अच्छे से सीख पाता है।
नेक्स्ट है बंदिश का प्रारंभ ताल को ध्यान में रखकर करना, अर्थात ताल की प्रथम आकृति कहाँ पर समाप्त हो, बंदिश ताल की एक आकृति के योग्य है या अधिक आकृति के, बंदिश का अंतरा आदि भाव कहाँ से आरंभ किए जाएं, एक से दूसरे भाग में किस स्वर से संबंध स्थापित किया जाए जिससे बंदिश का गठन सुंदर प्रतीत हो, अव्यवस्थित न हो। बंदिश रचनाकार को इन सब बातों का विचारपूर्वक निर्धारण कर तत्पश्चात ही रचना करनी चाहिए। यानी कि बंदिश का जो स्थाई है वह कौन सी मात्रा से स्टार्ट होना चाहिए और किस मात्रा से अंतरा स्टार्ट होना चाहिए, कौन से स्वर से स्टार्ट शुरू होना चाहिए, यह सब बातों का ध्यान में रखकर ही बंदिश की रचना करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बंदिश में प्रारंभ से अंत तक स्पष्ट भाव का परिपोषण हो, प्रसंग भाव व कल्पना में व्यवधान न हो। कई बंदिशों में प्रसंग भाव व कल्पना का उचित तालमेल नहीं हो पाता, फलस्वरूप संगीत का मुख्य लक्ष्य रसोत्पत्ति नहीं हो पाती। हमें इसका मतलब ये होगा कि हमें बंदिश का जो भाव है वह स्पष्ट रखना चाहिए। अगर बंदिश का भाव स्पष्ट नहीं है तो बंदिश से जो रस की उत्पत्ति होती है वह नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा बंदिश में ऐसे स्वर पर सम रखा जाए जिससे शब्दार्थ, शब्द उच्चारण व लय में स्वाभाविकता बनी रहे। शब्दों व अक्षर अंतरों के दीर्घ उच्चारण पर भी ताल हो जिससे स्वाभाविक उच्चारण में बाधा न पड़े। अर्थात तो यही है, जैसे पहले समझाया है कि सम किस स्वर पर रखा जाना चाहिए वह बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और जिससे हमें अच्छे से पता चल सके कि यहाँ पर हमें सम आ रहा है। इसी प्रकार बंदिश की रचना करनी चाहिए। नेक्स्ट, सरल, गेय व छंदोबद्ध होने के साथ ही बंदिश के भाव अधिक श्रृंगारमयी व सुव्यवस्थित भावनाओं को उभारने वाले न हो। नीतिकार मार्मिक भावनाओं में प्रेरक गीत गाए जाने योग्य हों। अर्थ यह है कि जो बंदिश है उसके भाव में ना तो अधिक श्रृंगार होना चाहिए न और सुव्यवस्थित भावनाओं को उभारने वाला होना चाहिए। अधिक जो मार्मिक भावनाएं यानी कि जो मार्मिक जो भावनाएं होती हैं वो प्रेरक गीत से गाए जाने योग्य नहीं हो पाती। यानी कि हर चीज़ का, चाहे रस की उत्पत्ति हो, चाहे ताल का हो, चाहे स्वर का हो, बंदिश में हमें सभी का तादात्म्य स्थापित करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है बंदिश की स्वर रचना में राग के वर्जित अल्प, वक्र, वादी, संवादी इत्यादि स्वरों और स्वस्थान नियमों का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। राग स्वरूप की विकृति किसी भी दृष्टि में लाभ नहीं है, क्योंकि राग की सारी रंजकता राग बाधक स्वर समूहों की बंदिश में कलात्मक से प्रयोग करना चाहिए, जिससे मुखड़ा सुनते ही राग का स्वर स्पष्ट हो जाए। अर्थात बंदिश की स्वर रचना में हमें राग के वादी, संवादी, वक्र स्वर, वर्जित स्वर सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बंदिश का मुखड़ा उठाते ही हमें पता चल जाए कि यह कौन सी बंदिश की राग है। नेक्स्ट है बंदिश में शब्दों का आडंबर न हो। शब्दों के ऊपर शब्द, स्वर के ऊपर स्वर तक न आए। सीमित शब्दों का व्यवहार ही बंदिशों को पूर्ण बताता है, क्योंकि अलंकार आदि का अधिक प्रयोग बंदिश को राग स्वरूप से दूर कर देता है। अर्थात बंदिश में ज़्यादा मीड़ या ज़्यादा स्वर के ऊपर स्वर नहीं रखने हैं और ना ही शब्द के ऊपर शब्द रखने हैं। ये बंदिश की सुंदरता को खत्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारा गायकी के निर्माण विद्यार्थी में गीतों की बंदिशों का बहुत महत्व है। अच्छी बंदिश गीत के मुखड़ों पर निर्भर करती है। एक ही राग
कि अनेक बंदिशें होती हैं, लेकिन सभी बंदिशें अच्छी नहीं हैं। मुखड़ा या राग का प्रारंभ गीत के ऐसे स्थान से किया जाना चाहिए जहाँ पर लय पर पहुँचने पर अधिक आकर्षण हो। यह पहले ये बताया है कि विद्यार्थियों के एक ही राग की बहुत सी बंदिशें होती है, परंतु कौन सी बंदिश सुंदर हो ये उसके विशेषताओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा, बंदिशों को उत्तम बनाने के लिए ऐसे छंदों योग्य पदों का चयन करना चाहिए जिसका रस व राग में प्रयुक्त रस समान है। कुछ बंदिशों के गीत ऐसे हैं जिनमें वर्णन बसंत ऋतु का है और उनकी रचना वर्षा ऋतु के राग से की गई है। अतः वर्णन तथा भाव की दृष्टि में उपयुक्त बंदिश ही श्रेष्ठ है। अर्थात जो राग में जो बंदिश हम बना रहे हैं उसमें भाव और वर्णन दोनों सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, गेय पदों में अश्लील पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा अच्छी से अच्छी बंदिश शिष्ट व अच्छे समाज द्वारा ग्रहण नहीं होगी। बंदिश जितनी आकर्षक होगी, गायकी भी उतनी ही आकर्षित होगी। अर्थात हमें बंदिश में स्वरों शब्दों का प्रयोग अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट है, संगीत में अनेक ताल ऐसे हैं जो मात्राओं और ठेके के समान होते हैं, किंतु बोल की दृष्टि से वह एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस प्रकार ताल की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी प्रकार गीतों की प्रकृति भी अलग अलग होती है। अतः रचनाकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ताल में रचना की जाए। उदाहरण के लिए एक ताल और चौताल। एक ताल की बात करते हैं तो अपने विलंबित ख्याल के साथ वह गाई जाती है, जबकि चौताल की बात करते हैं तो वह ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। चौताल के बोल खुले हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा हमारा पॉइंट है, बंदिश में राग के स्वर समूहों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह तभी संभव हो पाता है जब राग के रचनाकार को राग का पूर्ण ज्ञान हो। राग के स्वर समूहों का यथासंभव दर्शाना चाहिए। स्वरों का प्रयोग भी उचित रूप में किया जाना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हम बंदिश बना रहे हैं, जिस राग में बना रहे हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और किस राग में कौन कौन से स्वर समूह प्रयुक्त होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही बंदिश की रचना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बंदिश का सम प्रभावशाली व वजनदार होना चाहिए। बंदिश के उठान व अंत आवृत्तियों में परस्पर सामंजस्य, सौंदर्य वृद्धि, आकर्षण के मुख्य स्थान होने चाहिए। बंदिश के सम से पहले ऐसी स्वर संगतियाँ न ली जाएं जिसमें सम होने का आभास ही स्वतः ही समाप्त हो जाए। बंदिश का जो हमारा सम आता है वह प्रभावशाली प्रतीत होना चाहिए कि सामने जो श्रोता है वह पता चल जाए उसे कि अब सम आया है। इसलिए जहाँ भी हम बंदिश का सम लगाते हैं बिल्कुल वह वजनदार होना चाहिए। नेक्स्ट है, बंदिश की स्वर रचना में आवाज़ की साधारण मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक है। अतिसार व अति मंद्र सप्तक में व्यवहार नहीं करना चाहिए। बंदिश को हमें कैसे गाना है, मंद्र सप्तक में हमें कहाँ तक स्वर लेने हैं और तार सप्तक में हमें कहाँ तक स्वर लेने हैं, उसको भी ध्यान में रखकर बंदिश का निर्माण करना चाहिए। बंदिश में तान, मुर्कियों तथा गमकों का योग्य स्थान में प्रयोग हो। ये गीत रंजक रहे, सौंदर्य भंजक न बने। अयोग्य स्थान में प्रयुक्त तान व अलंकार प्रारंभ से अंत तक खटकते रहते हैं। बंदिश की रचना सरलता से परिपूर्ण होनी चाहिए जिससे उसे याद करने में कठिनाई न हो। अर्थात अगर हम जब बंदिश बना रहे हैं तो तान और मुर्गियाँ किस स्थान पर लगानी है
कि वह सौंदर्यवर्धक हो और सुनने में अच्छी प्रतीत हो। अगर वह सही जगह पर नहीं लगती है तो श्रोताओं को शुरू से अंत तक वह खटकती रहती है। इसलिए इनका प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, विभिन्न शैलियों की रचनाओं में उनकी विशेषताओं का संपूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। जैसे ध्रुपद में स्वर की दृढ़ता, तालखंड, सादगी और लयाभ्यास का, ख्याल में तानों, मुखड़ा और लय की विश्रांति को संभालने का, ठुमरियों में भाववाचक समूह का, टप्पा में खटका मुक्त जटिल तानों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। बंदिश के रचनाकार को इन मौलिक विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि ध्रुपद का गायन हमें किस तरह करना है, छोटे ख्याल हमें किस तरह गाना है, बड़े ख्याल का गायन किस प्रकार होता है, टप्पा गायकी में क्या भाव आना चाहिए, इन सभी का ज्ञान रचनाकार को होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बंदिश में एक ही प्रकार के स्वर समूह बार बार प्रयुक्त न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बंदिश आ जाए उनमें स्वर कल्पना और अनेकता का स्पष्टीकरण होता रहे। बंदिश सुनते ही इस बात का ज्ञान हो जाए कि राग में वादी संवादी व न्यास स्वर कौन कौन से हैं। इसका मतलब हमारा ये है कि बंदिश में जो स्वर समूह होते हैं बार बार एक ही का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बंदिश जो है उसमें जो स्वर लग रहे हैं उससे मैं उसको गाते ही यह पता चल जाना चाहिए कि इसका न्यास स्वर कौन सा है, वादी संवादी स्वर कौन से हैं और किस स्वर पर हमें अधिक रुकना है और कैसे है, इनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बंदिश के भाव व स्वरों में सामंजस्य होना चाहिए। बंदिश का क्या भाव है और बंदिश में क्या स्वर है, उनका सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गरजते बादल आए शब्दों में करुण रस के स्वरों का प्रयोग राग शक्ति वह नहीं होगा, इसलिए राग में रस के अनुकूल ही शब्द हों। नैना मतवारे जैसे गीत शंकरा राग में या हरि के गुण अड़ाना में प्रयुक्त नहीं रहेंगे। संगीत विषय की नवीन रचनाओं में उत्साहवर्धन और गायकी की चीज़ों के संकल्प के लिए उचित प्रयास करने की वर्तमान में भी आवश्यकता है। आज संगीत विषय की पत्रिकाओं में विभिन्न रागों के ठेकों नामों के आधार पर की गई रचनाओं की भरमार दिखी जा सकती है, परंतु योग्य रचनाएं जो गाने बजाने लायक हो वो गिनी चुनी ही होती है। अतः आवश्यकता यह है कि नवीन रचनाकारों की रचनाओं का किसी समिति द्वारा वास्तविक मूल्यांकन करके प्रकाशित किया जाए, क्योंकि अमर्यादित प्रकाशन से संगीत जगत में अव्यवस्था फैल सकती है। अतः उपरोक्त अपेक्षित गुणों के समय ही संगीत की रचनाओं का निर्माण हो, जिससे वर्तमान में व्याप्त अव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया जा सके। हमने जो आपको नियम बताए हैं उन्हीं के आधार पर ही रचना होनी चाहिए। इन नियमों से हटकर अगर रचना की जाती है तो वह रचना अच्छी नहीं होती है। अतः निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि बंदिश एक नींव के समान है, जिस पर राग रूपी विशाल एवं सुंदर आवर्तिका निर्मित की जा सकती है। यह नींव जितनी अधिक मजबूत, सुदृढ़ एवं प्रभावशाली होगी, उस पर निर्मित भवन उतना ही भव्य व आकर्षक होगा। बंदिश की महत्ता श्रोताओं के सौंदर्यात्मक, कलात्मक संतुष्टि प्रदान करती है, जिसके अभाव में कला नहीं कही जा सकती है। अगर हम अच्छी बंदिश का निर्माण कर रहे हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम जितनी अच्छी बंदिश बनाएंगे वह उतनी ही प्रभावशाली होगी।